कहानी की शुरुआत एक ऐसे परिवार से होती है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बारे में सोचना भी डरावना है। तभी जब पति पत्नी अपनी बातचीत में मशगूल थे, अचानक बाहर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। घबराकर दोनों घर से बाहर निकले तो देखा कि पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मची है। लोग अपने घर छोड़कर जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। जेसन और बेथ ने देखा कि उनके पड़ोसी भी घबराए हुए जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर रहे हैं। जेसन ने घबराकर पड़ोसी से पूछा, आखिर हुआ क्या है? तुम लोग घर क्यों छोड़ रहे हो? लेकिन वे इतने जल्दी में थे कि जेसन की बात का जवाब तक नहीं दे पाए। तभी उसकी नजर उनके बेटे पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था। जेसन ने उसे रोककर पूछा, तुम लोग आखिर कहां जा रहे हो? तो बच्चे ने जल्दी से जवाब दिया, मेरे पापा के दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने बताया है कि एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है जो इंसान को धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल देता है। तभी वहां उस बच्चे की मां आ गई और जल्दी से उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। जेसन ने उसे रोककर पूछा, आखिर ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है? महिला ने घबराई हुई आवाज में कहा, अभी समझाने का वक्त नहीं है। अपनी पत्नी और बेटी को लेकर इस शहर से जितना दूर जा सकते हो उतनी जल्दी निकल जाओ। ये सुनते ही जेसन और बेथ घबरा गए। जेसन ने बिना देर किए अपनी पत्नी और बेटी को गाड़ी में बिठाया और तेजी से शहर से बाहर निकलने लगा। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भाग रहे थे, अब वही लोग वापस लौट रहे हैं। ये देखकर जेसन और बेथ को और भी अजीब लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वे भारी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जेसन और उसकी फैमिली गाड़ी से बाहर निकले तो देखा कि शहर से बाहर जाने वाला एकमात्र रास्ता पुलिस ने पूरी तरह बंद कर दिया है। आसमान में जगह जगह हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे, मानो पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही हो। तभी लाउडस्पीकर से ऐलान होने लगा कि शहर में एक जहरीला वायरस फैल चुका है, इसलिए सब लोग तुरंत अपने घर वापस लौट जाएं। ये सुनकर जेसन को और भी अजीब लगा। उसने सोचा, अगर शहर में वायरस फैल गया है तो लोगों को बाहर निकालने की बजाय अंदर क्यों रोका जा रहा है? तभी अचानक पास की पहाड़ी से एक विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ आया और सीधा उनकी कार पर आ गिरा। ये देखकर वे सब बुरी तरह घबरा गए। पूरा पहाड़ हिलने लगा और तभी उसके पीछे से 2 मिलिट्री फाइटर जेट्स निकलकर सीधे शहर की तरफ बढ़े। कुछ ही पलों में दोनों जेट्स ने शहर पर बम बरसाने शुरू कर दिए, जिससे पूरा शहर राख में बदल गया। ये दृश्य देखकर बेथ को तुरंत समझ आ गया कि अगर वे पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो उनका अंजाम भी उतना ही डरावना होता। उसके बाद वे फाइटर जेट्स सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई घबरा गया और चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। अब सबको समझ आ गया था कि सरकार उन्हें बचाने नहीं बल्कि खत्म करने आई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन जेसन और बेथ को समझ आ गया कि चाहे वे कहीं भी भागे, फाइटर जेट्स उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और उन्हें मार ही देंगे। तभी बेथ की नजर पीछे पहाड़ पर बने एक स्कूल पर पड़ी। उसे लगा कि बचने के लिए वही जगह सबसे सुरक्षित हो सकती है। ये सोचकर जेसन ने बेथ और जोई को साथ लिया और तीनों पहाड़ पर चढ़ते हुए स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। पीछे ब्रिज पर मौजूद लोगों पर फाइटर जेट्स बम बरसाने लगे। जेसन, बेथ और जोई तेजी से दौड़ते हुए स्कूल तक पहुंच गए और वहां उन्हें सौभाग्य से एक सुरंग मिल गई। बम धमाके से कुछ ही सेकंड पहले वे जल्दी से उस सुरंग में घुस गए। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, बाहर का तांडव रुक गया और अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन सौभाग्य से ये सभी बंकर के अंदर थे और उनकी जान बच गई। फिर भी उनके लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि आखिर ये वायरस था क्या, जिसके कारण सरकार ने पूरे शहर के लोगों को मारने का फैसला किया। जेसन, बेथ और जोई कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे और उनके मन में डर और उलझन का सन्नाटा छा गया था। अब उन्हें ये समझ आ चुका था कि जिंदा रहने के लिए उन्हें चुपचाप बंकर में ही दिन बिताने होंगे। लेकिन उनके लिए असली समस्या ये थी कि आखिर वे यहाँ कितने समय तक रहेंगे और पेट भरने के लिए खाने पीने का इंतजाम कैसे करेंगे। अच्छी बात यह थी कि बंकर में ढेर सारा एक्सपायरी खाना रखा हुआ था जो तीनों के लिए काफी लंबे समय तक चल सकता था। लेकिन बेथ बेहद परेशान थी। वो अपनी बेटी जोई के बारे में सोचने लगी कि अगर वो बीमार हो गई तो क्या करेंगे। वहीं जब उन्होंने बंकर का दरवाजा बंद किया तो उसका हाथ भी दरवाजे से छू गया था, जिससे उसके मन में और चिंता बढ़ गई। दरवाजे से छूते ही बेथ के हाथ में काफी गहरी चोट आ गई थी। दोनों इसी बात को लेकर घबरा रहे थे
कि कहीं ये जहरीला वायरस उनकी बॉडी पर हमला न कर दे। लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। सबसे पहले उन्हें बंकर को सुरक्षित बनाना था ताकि ऊपर से कोई दरवाजा खोल न सके। जेसन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें यहीं छिपकर अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी होगी। लेकिन जमीन के नीचे का जीवन बिल्कुल आसान नहीं था। हर दिन वही बेस्वाद खाना, पीने के लिए कीचड़ मिला पानी और खाली समय में बस ताश खेलना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। बाहर की दुनिया से उनका हर रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। कई दिनों तक बंकर में रहने के बाद वे सब इस तंग और घुटन भरी जगह से परेशान हो चुके थे। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ऊपर जाते ही मौत उनका इंतजार कर रही थी। ये जिंदगी जेसन के परिवार को मानो दुनिया के अंत जैसा एहसास दिला रही थी। तभी जोई ने मासूमियत से अपने पापा से पूछा, पापा, हम यहाँ कब तक रहेंगे? जेसन के पास अपनी बेटी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस धीरे से कहा, जब बाहर से वायरस खत्म हो जाएगा तभी हम बाहर जाएंगे। फिर उसने प्यार से जोई की आंखों पर अपनी उंगलियां रखी और उसे बाहर की खूबसूरत दुनिया की कल्पना करने को कहा। इसी तरह दिन बीतते गए और फिर महीने। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि इंतजार करते करते बंकर में 300 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। जोई अपनी मां द्वारा बनाई गई पेरिस्कोप से बाहर झांकती है और देखती है कि चारों तरफ सिर्फ तबाही फैली है, मानो पूरी दुनिया जलकर राख में बदल गई हो। वहां बाहर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर छोटी जोई के मन में डर बैठ गया कि शायद वे इस दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं। उसकी मां ने उसे प्यार से दिलासा दिया, ऐसा मत सोचो, हो सकता है तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छुपे हों। अब रात हो चुकी थी और डिनर का समय था, लेकिन उनके पास बचा हुआ खाना भी बहुत कम रह गया था। इसीलिए वे तीनों हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना खाकर गुजारा कर रहे थे। लेकिन आज जोई की जिद पर उसे पूरा एक कैन दे दिया गया। जैसे ही उसने टिन खोला, वो हैरान रह गई क्योंकि डिब्बा अंदर से बिल्कुल खाली था। ध्यान से देखने पर पता चला कि डिब्बे के पीछे एक छोटा सा छेद बना हुआ था। शायद कोई चीज उन डिब्बों से खाना चुरा ले गई थी। बेथ ने तुरंत बाकी बचे सारे डिब्बों की जांच की और पता चला कि पूरे 12 डिब्बे खाली हैं। ये देखकर वे तीनों बुरी तरह घबरा गए क्योंकि ये उनका पूरे 2 हफ्तों का राशन था। बेथ की नजर वेंटिलेशन की जाली पर पड़ी और उसने अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया है। बेथ ने घबराकर कहा, अगर ये चूहा है तो इसे जल्द पकड़ना पड़ेगा, वरना ये हमारा सारा खाना खत्म कर देगा। बेटी के उदास चेहरे को देखकर जेसन ने उसे सांत्वना दी और कहा, छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो। अगर खाना खत्म भी हो गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ सामान ले आऊंगा। अगले दिन जब जोई अपनी मां के साथ ब्लॉक से खेल रही थी, तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। जोई ने मुड़कर देखा तो एक चूहा फिर से टिन फूड चुराने आया था। इससे पहले कि चूहा भाग पाता, जोई ने तुरंत अपने पेरेंट्स को आवाज दी। आज उन्होंने ठान लिया था कि इस चूहे को हर हाल में मारना ही होगा। जेसन गुस्से में चाकू लेकर आगे बढ़ा और चूहे को टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था, लेकिन वो छोटा सा चूहा बेहद तेज निकला। वो जेसन के वार से बचते हुए भागा और भागते भागते टेबल पर रखी लालटेन को भी गिरा दिया। जैसे ही वो अपने बिल में घुसने वाला था, तभी बेथ ने झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया और तुरंत मार डाला। वे सब चूहे को मारने की खुशी मना ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ गिरी हुई लालटेन से धीरे धीरे आग फैलने लगी। जेसन दौड़कर लालटेन को बुझाने लगा, लेकिन वो इतनी गर्म थी कि उसका हाथ जल गया। तभी लालटेन का शीशा फट गया और आग पूरे टेबल पर फैल गई। बेथ ने तुरंत पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की, जबकि जेसन ने नल से आधी बाल्टी पानी निकाला और आग पर डाल दिया। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने आग पर काबू पा लिया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब उनके लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो होने वाला था उसने हालात और भी बिगाड़ दिए। मगर धुआं पूरे बंकर में फैल चुका था और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। जैसे ही उन्होंने देखा कि यह धुआं वेंटिलेशन जाली से बाहर निकल रहा है, सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उन्हें समझ आ गया कि बाहर वाले अगर इस धुएं को देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि वे यही छिपे हैं। सब तुरंत घबराकर धुआं रोकने के लिए जाली को बंद करने और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। सब लोग सांस रोककर बैठे रहे। जसन बोला, शायद अंधेरा धुएं को छुपा लेगा, लेकिन डर के मारे तीनों पूरी रात जागते रहे। सुबह होते ही उन्होंने पेरिस्कोप से बाहर देखा और नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, जैसे जमीन पैरों तले से खिसक गई हो।
उन्होंने देखा कि बाहर पूरा धुएं का गुबार आसमान तक फैला था। यह देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनका ठिकाना पकड़ा जा चुका है। तभी बीत बोला, अगर धुआं उठा है तो राख भी पास ही गिरी होगी, और अगर किसी ने उसे देखा तो हमारे छिपने की जगह का पता लगने में देर नहीं लगेगी, इसलिए हमें राख साफ करनी ही होगी। ये कहकर दोनों पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। बाहर जाने से पहले जसन ने अपनी बेटी जोई को समझाया, जोई, मुझसे वादा करो, चाहे बाहर से कोई आवाज आए या कुछ भी हो जाए, तुम बाहर नहीं निकलोगी। बेटी से वादा लेने के बाद दोनों ने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाजें ध्यान से सुनी, और जब यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। अब जोई अकेली अंदर रह गई थी। घबराई हुई लेकिन चुपचाप अपने पेरेंट्स के लौटने का इंतजार कर रही थी। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसके माता पिता वापस नहीं आए तो जोई स्टूल पर चढ़कर दूरबीन से बाहर की स्थिति देखने लगी। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी जोई ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें रुक गई। दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। बच्ची ने जोर से चिल्लाकर पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और उसके माता पिता उसकी आवाज सुन ही नहीं पाए। घबराहट में बच्ची अपने डर को भूल गई और सीढ़ी चढ़कर बंकर से बाहर निकल आई। जैसे ही वो बाहर आई, उसे महसूस हुआ कि उसके माता पिता वहां नहीं थे। बेचैनी में वो जोर जोर से अपने माता पिता को पुकारने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह पकड़ लिया। डर के मारे वो सन्न रह गई, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मां थी। कुछ ही सेकंड बाद एक जंगली हिरणों का झुंड तेजी से वहां से गुजर गया। तीनों बाल बाल बचे, लेकिन बीत का डर और बढ़ गया। ये हिरण किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। सबको खतरे का एहसास हुआ और वे जल्दी से बंकर की ओर दौड़े, फिर भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। जेसन ने लकड़ी की पट्टियों से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद किया और लोहे की जंजीर से कसकर बांध दिया। फिर उसने सबको चुपचाप रहने का इशारा किया। तभी ऊपर से कदमों की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे बंकर के दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो। वो कई मिनट तक बंकर के ऊपर इधर उधर घूमता रहा। धीरे धीरे तीनों आहिस्ता आहिस्ता बंकर के दरवाजे से हटकर आगे की ओर जाने लगे, और अब तक ऊपर जो भी था उसे पता नहीं चला कि नीचे बंकर में कोई छुपा हुआ है। डर के मारे जोई रोने लगी। बीत उसे धीरे से चुप कराती है और कहती है, अगर आवाज बाहर तक गई तो सब खत्म हो जाएगा। तीनों अब धीरे धीरे बंकर के दरवाजे से काफी आगे बढ़ चुके थे। वे बंकर से दूर इसलिए गए थे कि अगर ऊपर से कोई दरवाजा खोल भी दे तो नीचे से उन्हें देख न सके। लेकिन तभी जोई ने जो गुड़िया हाथ में उठाई थी, उसकी रस्सी एक स्क्रू में फंस गई। वो स्क्रू धीरे धीरे ढीला होने लगा। जसन और बीत की सांसें अटक गई, क्योंकि ये रस्सी गुड़िया में लगे आवाज के स्विच से जुड़ी थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, स्क्रू अचानक निकल गया और उसी पल गुड़िया से तेज आवाजें बाहर आने लगी। जेसन ने तुरंत गुड़िया को चीरकर अंदर का स्पीकर तोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो कुछ भी उनका पीछा कर रहा था, उसे उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था। तभी ऊपर से जोरदार टक्कर की आवाज आई और भारी कदमों की गूंज सीधे बंकर के दरवाजे के ऊपर रुक गई। उसने आखिरकार उनका ठिकाना ढूंढ ही लिया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। वो बंकर के ढक्कन को जोर जोर से धकेल रहा था। जंजीरों से बंद होने के बावजूद खतरा साफ महसूस हो रहा था और ऊपर खड़ा राक्षस समझ चुका था कि नीचे कोई मौजूद है। हालांकि दरवाजा मजबूत जंजीरों से बंद था, लेकिन उस भयानक ताकत के सामने जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। ये देखकर जेसन को पता चल गया कि दरवाजा अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो तेजी से अंदर भागा और वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा। इस बीच बेथ ने भी हिम्मत दिखाई और सीढ़ी पर चढ़कर अपने शरीर का वजन लगाते हुए चैन खींचकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश की, लेकिन लोहे का ढक्कन फिर भी धीरे धीरे खुलने लगा। तभी दरवाजे के ऊपर एक काला साया दिखाई दिया, जिसकी आंखें बल्ब जैसी चमक रही थी, जैसे उनकी मौत सीधे ऊपर से उन्हें घूर रही हो। जेसन ने बिना देर किए पाइप से उस पर हमला कर दिया, जिससे वो पीछे गिर पड़ा। फिर जेसन ने जल्दी से पाइप को दरवाजे में फंसा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो चीज वहां से भाग गई, लेकिन जेसन का शरीर अब भी बुरी तरह कांप रहा था। जेसन कभी सोच भी नहीं सकता था कि बाहर की दुनिया में सिर्फ बेरहम सैनिक ही नहीं बल्कि खतरनाक राक्षस भी मौजूद थे।
पूरा परिवार सीढ़ियों के पास मायूस बैठ गया, क्योंकि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था। अब किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता था, और उन्हें यह भी एहसास हो गया कि इस बार खतरा सच में उनके सामने आ चुका है। जेसन ने सोचा कि अगली बार जब वे वापस आएंगे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी और वे उनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद अचानक अलमारी हिलने लगी। जसन और बेथ तुरंत समझ गए कि उसने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया है। ऊपर से तेज कदमों की आवाजें गूंजने लगी, जैसे हजारों जीव उनके सिर पर दौड़ रहे हों। फिर वे सभी बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। डर के मारे जेसन, बेथ और जोई नीचे कांप रहे थे। तभी अचानक उन्होंने जबरदस्त हमला शुरू कर दिया, और इस बार उनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। मजबूत लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया और बंकर के दरवाजे पर ढेर सारी चमकती आंखें दिखाई देने लगी। ये देखकर वे डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगे, लेकिन राक्षस भी उनके पीछे पीछे बढ़ रहे थे। बेथ ने जल्दी से अपनी तेल की लैंप फेंक दी और उनके और खुद के बीच आग का पर्दा लगा दिया। बेथ और जेसन ने अलमारी को पकड़कर उनके बीच रास्ता ब्लॉक कर दिया। वे सभी तेजी से बंकर के अंदर भागने लगे, लेकिन जानते थे कि ये सब उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी जोई ने जमीन की ओर खुलता हुआ एक वेंटिलेशन देखा। जेसन ने पूरी ताकत लगाकर वेंटिलेशन का ढक्कन तोड़ा और अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर धकेल दिया, लेकिन जब वो खुद बाहर निकलने लगा तो तंग जगह के कारण अटक गया। दूसरी तरफ राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब जसन को किसी तरह यहां से निकलना ही था। उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया। मजबूरी में उसने अपने कंधे की हड्डी तोड़ दी, जिससे वो दर्द से चीख उठा, लेकिन जल्दी से खुद को संभालकर वेंटिलेशन में घुस गया। बेथ ने बिना देर किए पूरी ताकत से उसे बाहर खींचना शुरू किया। जैसे ही जसन बाहर निकलने वाला था, तभी एक विशाल राक्षस ने आकर उसके पैर को पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। भागने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। अपनी पत्नी से आंखें मिलाते हुए उसने कहा, जो भी हो जाए, जोई को कुछ मत होने देना। अगले ही पल वो राक्षस उसे जोर से पकड़कर बंकर के अंदर खींच ले गया। लेकिन जसन बंकर में राक्षस से डरने के बजाय चुनौती देते हुए कहता है, आओ देखता हूं तुम में कितना दम है। बेथ और जोई ने जब नीचे झांका तो बंकर से तेज चीखों की आवाजें सुनाई दी। बेथ तुरंत समझ गई कि उसका पति उन्हें बाहर भागने का समय देने के लिए लड़ रहा है। दर्द में भी बेथ अपनी बेटी को लेकर वहां से बाहर निकल पड़ी और राक्षसों से बचते हुए काफी दूर तक भाग गई। लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उन्होंने देखा तो हाईवे जो बाहर की दुनिया तक जाता था, अब ऊंची दीवारों से बंद था। यानी अब इस शहर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया। जब बेथ पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि ये एक आर्मी हेलीकॉप्टर है। वो तेजी से उनके पास आया और अपनी तेज स्पॉटलाइट उन पर चमका दी। जैसे ही दोनों वहां से भागने वाले थे, तभी ऊपर से उन पर एक बड़ा जाल गिरा और दोनों उसमें फंस गए। उन्होंने हर संभव कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन जाल उन्हें मजबूती से जकड़े हुए था। बेथ ने जाल की जाली के बीच से देखा कि कुछ हरी आंखों वाले काले साए उनके पास बढ़ रहे हैं। तभी कहानी का असली रहस्य सामने आया। ये वही लोग थे जो बंदूकें थामे पीली आंखों वाले दिख रहे थे और जिन्हें हम राक्षस समझ रहे थे। असल में ये कोई एलियन या वायरस से संक्रमित लोग नहीं थे, बल्कि मिलिट्री के सोल्जर्स थे, जिनके चेहरे पर गैस मास्क और नाइट विजन गॉगल्स थे। वही पीली चमकती आंखें थी जिसने उन्हें किसी दूसरी दुनिया का भय महसूस कराया था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आर्मी वाले इन लोगों के जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे? इसका रहस्य आपको आगे की थोड़ी सी बची हुई कहानी में पता चलेगा। अब बेथ और जोई दोनों सोल्जर्स के नियंत्रण में थे। तभी एक सोल्जर ने एक बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और बारी बारी से दोनों के गले में लगा दी। जब उनके खून की जांच की गई तो पता चला कि बेथ और जोई भी जहरीले वायरस से संक्रमित है। इसका मतलब था कि अब वे इस धरती के लिए खतरा बन चुके थे और इन्हें मार दिया जाएगा। असल में जब वायरस पहली बार फैला था, तब इस छोटे से शहर के कई लोग पहले ही इसकी चपेट में आ चुके थे। ये वायरस हवा के जरिए फैलता था और एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से लग जाता था। संक्रमित लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वे बीमार हैं, और सरकार के पास इस वायरस को रोकने का कोई एंटीडोट मौजूद नहीं था। संक्रमित लोगों को मारने के अलावा सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं था। बेथ रोते रोते कहती है, प्लीज मेरी बच्ची को जाने दो। जब उसने देखा कि ये सोल्जर्स उसकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले,
तो बेत पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक सोल्जर की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि मौत से लौटकर आया जेसन था। दरअसल बंकर में जेसन मरा नहीं था, वहां उसने खुद पर नियंत्रण खोकर सभी सोल्जर्स को मार डाला था। उस वक्त जेसन बेहद गुस्से में था। उसके चेहरे पर काले निशान उभर आए थे और आंखें लाल हो गई थी। उसका शरीर पहले से कई गुना ताकतवर हो गया था और साफ दिख रहा था कि ये अब पहले वाला जेसन नहीं बल्कि एक अलग रूप में बदल चुका था। वो सोल्जर्स पर झपट पड़ा और उन्हें बेरहम तरीके से मारने लगा। लेकिन जेसन गर्म हथियारों की गोलियों को रोक नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। जब वो सोल्जर बेथ और जोई की तरफ बढ़ा तो वे दोनों पहले ही जाल तोड़कर भाग चुकी थी। सोल्जर्स उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बेथ भी अब एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने जोई को एक कार के अंदर छुपा दिया और खुद सोल्जर से लड़ने लगी। उसने कई सोल्जर्स को मार गिराया, लेकिन खुद भी गोली लगने से कार की छत पर गिर पड़ी। अंधेरे में छुपी उसकी बेटी ने यह सब देख लिया और अपने माता पिता की हालत देखकर गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठी। एक छलांग में उसने एक सोल्जर को गिराकर उसका मास्क तोड़ दिया और उसे मारने ही वाली थी कि बेथ ने समय रहते उसे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। बेथ ने उसे धीरे धीरे शांत किया। लड़की की नसों की हरियाली धीरे धीरे गायब हुई और वो फिर से इंसान में बदल गई। लेकिन सोल्जर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका सेफ्टी मास्क टूट चुका था और वो धीरे धीरे वायरस से संक्रमित हो गया। दूसरी तरफ जेसन की हालत बेहद गंभीर थी। उसने अपनी बेटी के चेहरे को देखकर अपने हाथ की 2 उंगलियां उसकी आंखों से फेरी और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर आ गया। बेथ अपनी बेटी को लेकर भागी। कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए वे एक सुरंग में घुस गए। तभी वहां रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। देखने पर पता चला कि सामने वही पड़ोस का छोटा लड़का था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर बेथ और जोई उस लड़के के पीछे चल पड़े। वो लड़का उन्हें एक गुफा जैसी टनल में ले गया जहां उसके माता पिता और कई अन्य लोग छुपे हुए थे। असल में वहां उनके जैसे ही वायरस से संक्रमित लोग थे जो जिंदा रहने के लिए अंधेरे में चूहे जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ये वायरस खतरनाक जरूर था, लेकिन जानलेवा नहीं। ये संक्रमित इंसान के शरीर पर तब ज्यादा असर करता जब वो डर जाता या गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। लेकिन असल में उन लोगों ने खुद पर काबू पाना सीख लिया था। वे शहर के सोल्जर्स को राक्षस समझते थे, लेकिन असल में वही खुद राक्षस थे। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है।